हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में दांत के बारे में पढ़ा था, उनकी बहुत सारी जानकारी ली थी, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाशय के बारे में, ठीक है। आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। अमाशय क्या है? यह उदर गुहा के बाएं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा तक फैली होती है। मतलब अमाशय कहाँ से शुरू होती है? तो उदर गुहा से शुरू होती है और समाप्त कहाँ पे होती है? तो अनुप्रस्थ दिशा तक वो क्या फैली हुई होती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अगर एग्जाम में पूछे कि अमाशय कैसी रचना आती है, चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। आगे देखिए, यह द्विपालिका नामक थैली में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि अमाशय जो है कहाँ स्थित होता है, तो आप लोग बोलिएगा द्विपालिका नामक थैली में स्थित होता है। कौन? अमाशय। आगे देखते हैं, इसकी जो लंबाई है 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती तथा बढ़ती रहती है। अगर इस अमाशय की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। इसकी अगर चौड़ाई की हम लोग बात करते हैं तो भोजन की मात्रा के अनुसार, मतलब हमारे भोजन की जितनी मात्रा होगी उसी के अनुसार क्या घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है। आगे देखिए, अमाशय का अग्रभाग कार्यक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। अगर पूछे कि अमाशय का पहला भाग क्या कहलाता है, तो अमाशय का अग्रभाग मतलब पहला भाग क्या कहलाएगा? कार्यक। और पिछला भाग हमारा क्या कहलाएगा? पाइलोरिक कहलाएगा, ठीक है। आप लोग ये बहुत ही पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अगर पूछे कि जठर ग्रंथि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला देखिए, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। सेकेंड, द्वितीय या अम्लजन कोशिका। मुख्य या जाइमोसिस। मैंने आपको तीनों प्रकार के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं का स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि जठर रस क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये श्लेष्मा, द्वितीय, मुख्य या जाइमोसिस कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? तो जठर रस कहलाता है। आगे देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। मतलब पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका स्राव कहाँ से होता है? तो अम्लजन कोशिकाओं से होता है। कहाँ से? देखिए, अगला बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल जाता है। अगर बोले कि हाइड्रोक्सिड जो अम्ल होता है वो कहाँ निष्क्रिय होता है? तो पेप्सिनोजेन को सक्रिय करने एवं पेप्सिन नामक एंजाइम में क्या वो बदल जाता है। अगला देखिए, पेप्सिन भोजन प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। अगर पूछता है बच्चों कि पेप्सिन जो है कहाँ पे मतलब कार्य करके इसको पेप्टोन में बदल देगा, तो प्रोटीन पर कार्य करके, ठीक है, इस पे कार्य करके वो किसमें बदल देता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। अगला देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणु नाशक का भी कार्य करता है। अगर पूछता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, तो क्या जीवाणु नाशक का भी कार्य करता है। अब अगला देखिए कि यह भोजन के साथ आने वाला बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। मतलब हम जो भोजन करते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है ना तो उसको नष्ट करने का ही काम करता है। कौन? तो ये हमारा हो गया क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आगे देखिए कि म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है, ठीक है। आप लोग पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए। अगला देखिए कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। ये एग्जाम में देखिए, जो बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है कि मनुष्य का अमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने जठर रस का स्राव होता है, तो कितना? तो 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अगला है कि अमाशय के ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय होने लगता है, जिसके कारण इसकी दीवार को सुरक्षित रखने के लिए म्यूकस का स्राव घट जाता है, ठीक है। अगला देखिए, ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार के आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। किसके कारण होता है? तो अमाशय की दीवार के आंतरिक स्तर में कहीं न कहीं क्या गोलाकार या अंदर की ओर कुछ धसा हुआ क्या घाव निकल जाता है। ऐसा घाव अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर क्या कहलाता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके या बोल सकते हैं कि ये कहलाता है। अगला देखिए, वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन रह जाते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है। मतलब जो इंसान होता है जो बहुत देर तक भूखे रह सकते हैं ना, उनके लिए क्या पेप्टिक अल्सर होने की संभावना उनको हो सकती है। अगला है
कि अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। अमाशय में जो प्रोटीन जो होता है उसके अतिरिक्त क्या होता है, तो भोजन के वसा का भी क्या पाचन मतलब शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अगला है यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। अमाशय में अब भोजन का स्वाव अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह होता है। अमाशय में जब भोजन जो होता है, जो नया तैयार होता है, वो किसके तरह होता है, तो वह गाढ़े लेई की तरह होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे काइम कहते हैं। अगला है कि काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा होती है। पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। तो जो काइम है कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है, तो अमाशय के छिद्र के द्वारा कहाँ पर, छोटी आंत में पहुंच जाता है। ठीक है, मैंने आज आप लोग को अमाशय के बारे में इतना बताया। ठीक है बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा छोटी आंत, हम लोग अगली क्लास में छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको ये क्लास अच्छी लगी। ठीक।